नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। दुनिया में टीबी की वजह से हर दिन औसतन 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28 से 30,000 लोग बीमार पड़ते हैं और इसमें एक चौथाई मामले अकेले भारत से होते हैं। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का संकल्प लिया है और एक अभियान चलाया है। और पीएम मोदी के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को सबसे पहले टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025 तक टीबी को देश से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। कोरोना के बाद टीबी को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मोदी सरकार ने इस बीमारी के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है, जिसमें हरियाणा की मनोहर सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा को देश का पहला टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। टीबी को इतनी प्राथमिकता देने के पीछे खास वजह है इस बीमारी से होने वाली मौतें। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में टीबी की वजह से हर दिन औसतन 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28 से 30,000 लोग बीमार पड़ते हैं और इसमें एक चौथाई मामले अकेले भारत से होते हैं। शायद इसीलिए इस गंभीर बीमारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार काफी सतर्क नजर आ रही हैं और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी प्राइवेट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम जहां पर भी टीबी के मरीज इलाज के लिए जाते हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका डेटा एकीकृत करें ताकि प्रदेश में टीबी के मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लग सके। इसके लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक संस्थान व डॉक्टर सभी मिलकर हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। टीबी के लिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त हरियाणा का सपना पूरा हो सके। इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए टीबी के लक्षणों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है, बुखार है, रात में पसीना आता है, वजन घट रहा है और भूख भी नहीं लग रही, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर जांच करवानी चाहिए। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या फिर टीबी की हेल्पलाइन पर संपर्क कर आप न सिर्फ खुद टीबी मुक्त हरियाणा और टीबी मुक्त भारत के संकल्प में हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की मदद करेंगे, बल्कि आप अपनी सेहत की भी संभाल कर सकेंगे। टीबी से रोकथाम के लिए
पौष्टिक और प्रोटीन युक्त खाना खाएं। खांसते और छींकते समय मुंह को ढकें। हवादार और खुली खिड़की वाले कमरे में रहें। दरअसल टीबी का बैक्टीरिया कई बार शरीर में होता है, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी से यह एक्टिव नहीं हो पाता और टीबी नहीं होती। और अगर आपको इस बात का जरा भी इल्म है कि आपके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है या हो सकता है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कम रोशनी वाली और गंदी जगहों पर न रहें और वहां जाने से परहेज करें। और टीबी के मरीजों से भी जितना संभव हो दूर ही रहें। आपको बता दें, करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट डिस्ट्रिक्ट पहल का शुभारंभ किया था और इस दौरान सीएम ने 2 मोबाइल क्लिनिक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मित्रों, देश में भारत कैसे स्वस्थ हो, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी से लेकर के और हम सब लोग को ये है। चिंता आज से नहीं, बहुत पहले से है। व्यक्ति स्वस्थ हो, निरोगी हो, लेकिन इस पर विशेष बल जो दिया जा रहा है वो अभी कुछ वर्षों से दिया जा रहा है। और उसमें भी एक एक जो बीमारी है, एक एक डिजीज, एक एलिमेंट जिनको यानी जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कई बार अभियान हमने लिए, जैसे पोलियो फ्री का अभियान हमने लिया, जैसे ये टीबी फ्री का अभियान। ये भी 2015 में मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन जी आए थे, उस कार्यक्रम में लॉन्च करके गए थे। एक वैन मेदांता नहीं शायद अपनी ओर से उसको चलाया था, जिलों में खाना देना शुरू किया और टेस्टिंग की, तो उसमें से जो सरकारी अस्पतालों में सामान्यतः जो केसेस टेस्ट के बाद जिनको और अध्ययन करना होता है, जिसको पॉजिटिव जाने से कितने उसमें से केसेस है जिनका इलाज की तुरंत आवश्यकता है, तो ऐसे 5000 केसेज आपने उसमें से छांट करके मेदांता ने उसका इलाज किया है। पूरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन चीजों के, वो सब आगे आ रहे हैं। दानी सज्जन हैं, इसके सामने से भी करते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, सब करते हैं। तो इसके लिए मैं सभी को शुभकामना दूंगा और इस काम में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ठान लिया है कि हरियाणा को अब टीबी मुक्त करना है। तो अब सीएम मनोहर लाल ने इसके लिए कमर भी कस ली है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी अभियान के तहत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के अनुसार इसके लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा ताकि हरियाणा को टीबी मुक्त किया जा सके। वहीं फिलहाल सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में टीबी के मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त अभियान को हरियाणा सरकार एक नया आयाम देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। हालांकि उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ एक बैठक कर 2025 से पहले हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और इसको लेकर निरोगी योजना के तहत तमाम टीबी के मरीजों का एक डेटा इकट्ठा कर उनकी जांच करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, एक वैन के तहत तमाम लोगों की 25 तरह की जांच की जाएगी और उस जांच के बाद टीबी को जड़ मूल से खत्म करने की हरियाणा सरकार की इस पहल को बल मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार की ये योजना कि देश में पहला स्थान हरियाणा का आए टीबी उन्मूलन में, ये कितना सफल हो पाता है।
हरियाणा की मनोहर सरकार समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक समर्पण कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति समाज सेवा के लिए जुड़ सकता है और यह कार्यक्रम और भी प्रभावी हो, प्रदेश के लोगों में समाज सेवा की भावना जागृत हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 60 साल की उम्र के बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया है। क्या है ये समर्पण कार्यक्रम और क्यों इससे जुड़े, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से एक समर्पण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखने वाले लोगों को मंच मिलता है और प्रदेश में नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित होता है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन योजना के लाभार्थियों से भी इस मंच से जुड़ने का आह्वान किया है, ताकि हमारी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके, जिसमें सेवा का भाव भी होता है और साथ ही 60 वर्ष की आयु के बाद लोग समाज सेवा के लिए आगे आ सके। सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने खास तौर पर 60 साल की उम्र के लोगों से ये अपील की है कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, इसलिए सभी को समाज की चिंता भी करनी चाहिए और समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हम लोगों ने इस पेंशन को जो पहले से बनी हुई है, उसमें भी लगभग 18.5 लाख परिवार जो मैंने बताए हैं, उनको हम ये पेंशन दे रहे हैं। और इस पेंशन के माध्यम से मुझे ये भी ध्यान है कि आखिर तो हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे बेटे बेटियां पोते पोतियां, हमारे सब परिवार के लोग, कभी कभी उनको सहयोग करना पड़ता है, उनको मान सम्मान करना पड़ता है, उनको कोई कहीं ना कहीं दान दक्षिणा देने की भी हमारी मन की इच्छा होती है, तब भी हम देते हैं। तो एक सुविधा ये हरियाणा के लोगों को जो मिल रही है, लगभग 2750 रुपए की जो अब योजना अप्रैल से बनी है, ये भी एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इतनी राशि केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो ये 2750 रुपया और ये दे रहा है, और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था ये ऐसी नहीं है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मैं तो आपको आज यही कहूंगा कि हम लोग जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। ऐसे जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जितने ऐसे बुजुर्ग हैं या नौजवान भी हैं जो अपने आप एक स्वयं सेवक के नाते, एक वॉलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है। उनको हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर अपना मन माने कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये समाज है, ये हमारा परिवार है, एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए, हमारे आगे परिवार के सदस्य, बेटे बेटियां, बहन भाई, हमारे जो दोते दोतियां, पोते पोतियां और हमारी बहुएं, हमारे दामाद, एक परिवार। दूसरा परिवार ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा कही है कि अपना जो मन है ये बड़ा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अयम निजा प्रोवेति, यानी ये मेरा है, ये तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तुम, बड़े हृदय के लोग वही होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आखिर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए, और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोषण में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयु के पड़ाव के बाद, जैसे हमारी प्राचीन परंपरा होती थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो इस वानप्रस्थी आश्रम के अंदर जाकर के हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला परिवार ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते, अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते। हमको प्राय सभी काम करने के लिए समाज की भी आवश्यकता होती है। यदि सारे समाज की हम चिंता करेंगे तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। तो इसलिए वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं। उसका नाम है समर्पण.gov.in, अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए
तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है अथवा जिसको CSC कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं, तो इस नाते से हम और वॉलंटियर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि कौन कौन सी सरकारी योजनाओं से ये समर्पण कार्यक्रम जुड़ा हुआ है और साथ ही ये भी बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से समाज को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। सीएम ने बताया कि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा सेवा विभाग है, सेवा विभाग के जिम्मे ये लगाया है कि 60 वर्ष से लेकर और जितनी वर्ष तक की आयु प्रभु ने हमको दी है उस वर्ष तक सबकी संभाल ये सब करें। विशेष तौर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी, तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। अब ऐसे ही हमारे जो बुजुर्गों की स्थिति है, बुजुर्गों में एक वर्ग ऐसा है मित्रों जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो गई है, तो इस 80 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनकी विशेष चिंता हमको करनी होती है। तो हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनके जिम्मे ये लगाया है। वॉलंटियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी वो भी वॉलंटियर्स बन सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारी वॉलंटियर बने हैं, बल्कि मैं अपील करता हूं कि आप भी उनको ये कहें, जो हमारे सरकारी कर्मचारी आपके परिवारों के लोग हैं उनको कहें कि वॉलंटियर बनकर के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो गई है इनकी देखभाल करने के लिए कम से कम और कुछ ना करें, महीने में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछें। कोई अस्वस्थ है, कहीं किसी की परिवार के अंदर स्थिति ऐसी तो नहीं है कि परिवार में कोई देखभाल नहीं करता है, कोई अकेला तो नहीं रहता है, उसके कुशल क्षेम, उसकी बीमारी, उसका खान पान, उसको आवश्यकताएं जितनी होती हैं उसकी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये भी लगभग 2.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष से ऊपर हैं। तो इन 2.25 लाख लोगों की भी चिंता हमको करनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग हमारे माता पिता के बराबर होते हैं, तो हम अपने माता पिता के बराबर बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से भी ऊपर की आयु के लोग लगभग 3,500 लोग आज ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिन्होंने सारा जीवन चाहे अपने परिवार को पालते हुए भी जो सेवा की है, समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हम आज उन बुजुर्गों को जरूर देखभाल करें। सरकार ने एक योजना बनाई है ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता है कि 80 साल से ऊपर की उम्र है और अकेले रहते हैं। ये संख्या भी कम नहीं है, ये संख्या लगभग जो मेरी जानकारी है ये लगभग 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आय वो लगभग 1,80,000 रुपए तक है। तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है। तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं उनका बहुत मुश्किल है उनको अपने जीवन यापन करना, उनको परिवार की सहायता नहीं मिल रही है, या कई बार पारिवारिक छोटे मोटे विवाद होते हैं,
उसके कारण से माता पिता को कई बार बच्चे भी दूर कर देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत इसको हमको संभालने की आवश्यकता है कि जिस परिवार को पाला पोसा बुजुर्ग ने, वो बच्चे उन परिवारों बुजुर्गों की जरूर उसकी देखभाल रखें, उनकी चिंता करें। आखिर उन्होंने आज तक हमको पाला है, आज जरूरत उनकी आवश्यकता है, उनको सहायता करने की, तो हम सहायता करेंगे। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम है। ऐसे भी 3600 लोग हैं। अब ये 3600 लोगों की हालत क्या होती होगी? जब हमने इसका विचार किया तो हमने घोषणा की है कि अभी अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल, सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे कि आकर जाकर के वो वहां रहें, ताकि उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी आवश्यकता है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे उनके रहन सहन की, खाने पीने की, चाहे रहने के स्थान की, चाहे कपड़ों की, कोई भी आवश्यकता वो उनकी हम पूरी करेंगे। और ये सरकार की व्यवस्था में सब रहें, ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। तो इस प्रकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के नाते से हम लोग इन विषयों के ऊपर आगे बढ़ें। क्या है समर्पण कार्यक्रम? समाज में बदलाव लाने के लिए समर्पण कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वैच्छिक कार्यक्रम। दूसरों की सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए एक मंच। नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल। सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं मंच की सेवाएं। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में डूब जाना है। कहा जाता है कि यदि आप मात्र एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव ला देते हैं तो आप संसार को सदा के लिए बदल देते हैं। ये मंच आपको ऐसा करने का अवसर देता है। ये बात कोई महत्व नहीं रखती कि आपके पास क्या है और आपने क्या अर्जित किया, बल्कि महत्व इस बात का है कि आपने दूसरों को ऊपर उठने में कितनी मदद की है। साथ ही इस बात का भी महत्व है कि आपने समाज से जो अर्जित किया है उसे किस प्रकार समाज को लौटाते हैं। समर्पण का लक्ष्य समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को सशक्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य से भी ऊपर उठकर काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति की राह को आसान करना है। कहा जाता है कि जो दूसरों के बोझ को कम करता है उससे अधिक सुखी कोई भी नहीं। अपने नाम के अनुरूप समर्पण एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से समाज का ऋण चुकाने और हरियाणा में समाज के उत्थान के पहिए की धुरी बनने का इच्छुक व्यक्ति समाज सेवा के लिए अपना समय दे सकता है और भरसक प्रयास कर सकता है। इस स्वैच्छिक सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये व्यक्ति आधारित है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं समर्पण के माध्यम से पेश की गई स्वैच्छिक सेवाएं। समर्पण में शामिल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, किसान कल्याण, कौशल विकास की सेवाएं। पर्यावरण संरक्षण, खेल, सामुदायिक स्वच्छता, सोशल ऑडिट के माध्यम से सर्विस डिलीवरी और चरित्र निर्माण भी समर्पण में शामिल। दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? यदि आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हरियाणा की मनोहर सरकार जवाब को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहती है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको समर्पण के माध्यम से हरियाणा में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं और संतुष्टि महसूस करें। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वो लोग मनोहर सरकार के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है।
हरियाणा के मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके और इसीलिए प्रदेश में लगभग हर वर्ग के सभी लोग मनोहर सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।